आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलेन चैप्टर, जो कि 12th का पहला चैप्टर है। तो विलेन किसे कहेंगे? तो विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। चीनी और जल का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, जल और यूरिया का मिश्रण। तो इसमें विलेन के घटक की अगर बात करते हैं तो विलेन के दो घटक होते हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। अगर बात करी जाए कि विलेय किसे कहेंगे तो विलेय में शब्दों की संख्या कम होती है, विलायक में शब्दों की संख्या ज्यादा होती है। तो विलेय किसे कहेंगे? तो विलेन में उपस्थित हुआ घटक जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। विलेन या फिर कह सकते हैं हम लोग, अथवा हम एक परिभाषा और समझ सकते हैं, विलेन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसको घोला जा रहा है। जैसे कि हम लोग मान लो नमक को जल में घोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नमक जो है वो कम मात्रा में होगा और जो जल है वो ज्यादा मात्रा में होगा। तो नमक जो है वो काम करेगा विलेय का और जल जो है वो काम करेगा विलायक का। इस तरीके से हम लोग इसमें अंतर निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं कि विलायक किसे कहेंगे? तो विलेन में उपस्थित हुआ घटक जो अधिक मात्रा में होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। चीनी और जल से बने विलेन में जल जो है ये अधिक मात्रा में होगा तो ये विलायक कहलाएगा, जबकि चीनी कम मात्रा में होगी तो ये विलेय कहलाएगी। हम बात करते हैं कि विलेनों के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो विलेनों को तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग। ए जो है वो विलेय की मात्रा के आधार पे, बी है वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, और सी है विलायक और विलेय दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पे। बात करते हैं हम हेडिंग ए की। तो विलेय की मात्रा के आधार पे विलेनों को कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है जैसे कि तनु विलेन। तो तनु विलेन किसे कहेंगे? तनु विलेन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब पतला विलेन। तो पतला विलेन कब बनेगा? जब विलेय की मात्रा कम होगी। तो वे विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है क्या कहलाते हैं? तन विलेन कहलाते हैं। बात करते हैं शांत विलेन की। तो शांत विलेन किन्हें कहेंगे? शांत मतलब गाढ़े विलेन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो शांत विलेन का मतलब है कि वे विलेन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा तन विलेन की तुलना में अधिक होती है। इनकी तुलना में, तन विलेन की तुलना में शांत विलेन में विलेय पदार्थ ज्यादा पाए जाएंगे, तो शांत विलेन कहलाते हैं। बात करते हैं हम लोग संतृप्त विलेन की। तो संतृप्त विलेन में कहेंगे वह विलेन जिसमें किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर नियत होना चाहिए, कि जैसा जैसा आप ताप बढ़ाओगे घुलने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। लगातार घुलने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओ घुलने की क्षमता लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए ताप को निश्चित रखते हैं। परिभाषा बनती है वह विलेन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा तक नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलेन बन जाता है। बात करते हैं आगे असंतृप्त विलेन की। ये बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, ये केवल जानकारी के लिए आगे इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो आपको पता होना चाहिए असंतृप्त या संतृप्त विलेन क्या होते हैं। तो असंतृप्त विलेन की बात करें तो वह विलेन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलेन कहलाते हैं। असंतृप्त विलेन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जैसे कि अति संतृप्त विलेन। तो जो संतृप्त विलेन से भी जिनमें अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ को घोल दिया गया हो वो अति संतृप्त विलेन कहलाते हैं। जैसे लिखा भी गया है कि अधिक ताप पर ठोस विलेय पदार्थ को विलायक में संतृप्त विलेन बना लेते हैं, जिसे ठंडा करने पर प्राप्त विलेन अति संतृप्त विलेन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान के चलते हैं कि अपने पास दो बर्तन हैं जिसमें दोनों का टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है, और हमने इसमें एक विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा मान लो 100 ग्राम घोल ली। अब यहाँ पे संतृप्त विलेन बन गया। क्या बन गया? संतृप्त विलेन बन चुका है। हम बात करते हैं कि अगर हम इस दूसरे वाले इस विलेन का अगर हम टेम्परेचर जो है बढ़ा दें, मान लो 50 डिग्री कर दें, तो 50 डिग्री करने पे जो अब इसमें जो विलेय पदार्थ हम लोग घोल सकते हैं, तो वो विलेय पदार्थ पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। तो सपोज करो कि विलेय पदार्थ इसमें 200 ग्राम घुल गया। बाद में इस विलेन को पुनः हम लोग ठंडा कर लेंगे 50 से घटा के 25 पे। तो अगर इस विलेन और इस विलेन की आप तुलना कराओगे तो इसमें विलेय पदार्थ कम है, उसमें विलेय पदार्थ ज़्यादा है। ये संतृप्त विलेन, लेकिन ये क्या पढ़ा जाएगा? अति संतृप्त विलेन पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेनों को कितनों भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गैसीय विलेन,
दूसरा है द्रवी विलयन, गलत लिखा बच्चे ने, द्रव विलयन या द्रवी विलयन, इसको ये गलत लिखा है। ठीक है, आप द्रव विलयन कर लीजिए, द्रव विलयन। तीसरा है ठोस विलयन। गैसीय विलयन कब कहेंगे? जब वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है तो गैसीय विलयन कहलाता है। विलेय पदार्थ आप इसमें बदल सकते हैं, आप गैस भी ले सकते हैं, द्रव भी ले सकते हैं और ठोस भी ले सकते हैं। बात करते हैं द्रव विलयन की, तो द्रव विलयन किसे कहेंगे? इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर परिभाषा पढ़ी उस तरीके से हम लोग द्रव विलयन में भी कर सकते हैं कि विलायक हमें जो है वो द्रव लेना है। द्रव इसमें बच्चे ने गलत लिखा है, तो द्रव आप सही लिखेंगे। तो द्रव अवस्था में होता है तो वो विलेय पदार्थ आप ठोस, द्रव या गैस ले सकते हैं। द्रव यहाँ पे भी गलत लिखा है, सही करिए आप इसको। तो यदि विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया गया हो तो बना विलयन जलीय विलयन कहलाता है। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि जलीय विलयन पूछा जा सकता है पेपर में। तो विलायक के रूप में जब जल का प्रयोग किया गया हो फिर विलेय पदार्थ कोई भी बोला जाए तो वो उसका जलीय विलयन कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक है, इसको साधारण नमक कहते हैं, तो इसको हमें जल के साथ घोलना पड़ेगा तो हमें इसका जलीय विलयन बन जाएगा, मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जलीय विलयन प्राप्त हो जाएगा। बात करते हैं ठोस विलयन की, तो ठोस विलयन किसे कहेंगे? तो ठोस विलयन यदि ठोस, द्रव या कोई भी द्रव, यहाँ पे भी गलत लिखा, ठोस, द्रव या गैस के कोई भी कण जो है आणविक या परमाणुक अवस्था में किसी दूसरे पदार्थ में अनियमित रूप से परिक्षिप्त होते हैं तो वो ठोस विलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है अपना नंबर सी। तो नंबर सी के हिसाब से देखते हैं, विलायक और विलेय दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा गया है। 9 भाग मतलब कैसे? तो पहले 3 भाग हम लोग चर्चा करेंगे विलयनों के प्रकार में। गैसीय विलयन, फिर है द्रव विलयन, यहाँ पे भी गलत लिखा है, द्रव विलयन, और तीसरा है हमारा ठोस विलयन। तीसरा है हमारा ठोस विलयन। तो बात करते हैं अगर गैसीय विलयन की, तो इसमें हमने अब की बार विलायक जो है एक इधर लिखा और विलेय इधर लिखा। तो विलायक का सीधे सीधा मतलब निकाल सकते हैं कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी, विलेय का सीधे सीधा मतलब निकाल सकते हैं इसकी मात्रा कम होगी। तो जैसे हमें गैसीय विलयन बनाना है तो हमने इसमें जो है पहले विलायक को पूरा गैस ले लिया है, तब एक बार विलेय पदार्थ गैस लिया, फिर द्रव, फिर ठोस। द्रव विलयन में हमने विलायक को द्रव लिया है तीनों बार और इनकी विलेय पदार्थ की अवस्था को हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया। तो बात करते हैं जब गैस को गैस में मिलाएंगे तो जैसे कि हम इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं कि N2 और H2 गैसों का मिश्रण जो है, N2 और H2 गैसों का मिश्रण जो है, जैसे कि गैस है ये ज़्यादा मात्रा में हो, इसमें द्रव का मात्रा में हो, तो हम कह सकते हैं वायु में नमी की उपस्थिति। क्या कह सकते हैं? वायु में नमी की उपस्थिति। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा बच्चे ने, ध्यान दें। तीसरा जैसे इसमें A B A C पॉइंट वन में, तीसरा जैसे है गैस, तीसरा जैसे है गैस अधिक मात्रा में हो और इसमें ठोस जो हो वो कम मात्रा में हो, तो हम कह सकते हैं जैसे कि धुआं और आंधी। तो गलत लिखा है, तो धुआं में क्या होता है? धुआं होता है कार्बन और गर्म गैस है, गर्म O2 कार्बन या गर्म O2। तो कार्बन जो है वो ठोस अवस्था में होता है और गर्म O2 जो है वो तो गैस है ही। तो गैस इसमें बहुत सारी मात्रा में होती है, कार्बन जो गुला परिक्षिप्त होता है इसमें वो थोड़ा कम मात्रा में होता है। तो कार्बन विलेय है और गर्म O2 तुम्हारी विलायक है। इस तरीके से हम लोग द्रव विलयन भी बना सकते हैं, द्रव विलयन भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से हम लोग ठोस विलयन भी बना सकते हैं। तो बात करते हैं द्रव विलयन की अगर, तो द्रव विलयन में अब की बार हमने विलायक को द्रव लिया है और विलेय को गैस लिया है। तो विलायक ज़्यादा मात्रा में हो और ये कम मात्रा में हो, तो इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो हम लोग देखते हैं कि CO2 गैस घुली होती है। क्या घुली होती है? CO2 गैस घुली होती है। तो उसमें लिक्विड जो है वो द्रव जो है वो ज़्यादा मात्रा में है और जो गैस है उसमें CO2 वो कम मात्रा में घुली है। दूसरी बार जिसे द्रव को द्रव के साथ मिलाएंगे तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है एल्कोहल को जल के साथ। एल्कोहल भी द्रव अवस्था में है और जल भी द्रव अवस्था में। जैसे तीसरा है द्रव और ठोस। द्रव ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए जो कि विलायक है और ठोस कम मात्रा में होना चाहिए, ये विलेय है। तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने जल और चीनी को मिला दिया है तो ये यहाँ से अलग है, ठीक है, और ये यहाँ से अलग है। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ये इतना हिस्सा इसमें है और ये यहाँ से अलग है।
यहाँ से द्रव और द्रव वाला ये इस तरीके से है। इस तरीके से, और ये बाकी शेष बचा हुआ। बात करते हैं ठोस विलयन की। तो ठोस विलयन में एक बार हमने ठोस लिया और गैस लिया है तो सक्रिय चारकोल पर जल वाष्प का अधिशोषण परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाता है। तो दूसरा है ठोस और द्रव। ठोस ज्यादा मात्रा में होगा, द्रव कम मात्रा में होगा। तो इसमें मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहती है, मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में रहती है, और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा ठोस अवस्था में है। जब एल्यूमिनियम को मरकरी मिलाते हैं तो अमलगम बनता है, सफेद पदार्थ बनता है जिसको हम लोग अमलगम कहते हैं। तीसरा जिसे बच्चे ने लिखना भूल गया बच्चा, तीसरा जिसे लिखना भूल गया ये है, ये भी है, और तीसरा सी है। यहाँ पे भी ठोस होगा और तीसरा भी यहाँ पे ठोस होगा। तो विलायक भी ठोस होगा, विलय भी ठोस होगा। तो हमें मिश्र धातुएं प्राप्त होती है। मिश्र धातुएं मतलब कि जैसे कि एलॉय, ठीक है, बाइक के रिम वगैरह जो होते हैं वो एलॉय से बने होते हैं। ये धातुओं की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है। नीचे देखो लिखा भी गया अमलगम किसे कहेंगे। तो जब भी कोई मरकरी जो है वो किसी सक्रिय धातु से क्रिया करेगी तो वो अमलगम बनाती है, और ये मरकरी द्रव अवस्था में है, और जो धातु का एग्जाम्पल लिया गया एल्यूमिनियम वो ठोस अवस्था में है। हम बात करते हैं विलेयता की। तो विलेयता मतलब कि किसी भी पदार्थ को आप कैसे घोल रहे हैं, कितना घोल रहे हैं। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। मेन दिक्कत ये है कि टेम्परेचर निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बच्चे ने गलत किया है, तो आप यहाँ लिखेंगे निश्चित ताप पर। तो टेम्परेचर नियत होना चाहिए। टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ा दिया, ताप को आप जैसा जैसा बढ़ाएंगे विलेयता वैसे वैसे ही बढ़ेगी, विलेयता उतनी ही तीव्र गति से बढ़ेगी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग अपने घरों से ले सकते हैं। घरों में क्या होता है, जब भी गर्मियों के टाइम पे मेहमान आते हैं तो घरों में हम लोगों ने देखा कि शरबत बनाने के लिए जो चीनी प्रयोग की जाती है वो चीनी पहले साधारण पानी में घोली जाती है। साधारण पानी में चीनी जल्दी घुल जाएगी क्योंकि पानी का टेम्परेचर बहुत हिसाब का है, लेकिन उसमें अगर बर्फ डाल देंगे आप तो पानी का टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा, तो चीनी फिर बहुत देर में घुलेगी। इसलिए हम लोगों के घर में क्या होता है, चीनी को पहले साधारण पानी घोल लेते हैं फिर उसमें बर्फ मिलाते हैं। तो भले घर के लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं या इतना नहीं ध्यान दिए हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हम फिर से लिख देते हैं। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे विलेयता भी बढ़ेगी। बात करते हैं कि गैसों की द्रवों में विलेयता। द्रव हर जगह बच्चे ने लिखा, आप सही करें। तो गैसों की द्रवों में विलेयता, तो भिन्न भिन्न गैसें द्रव में भिन्न भिन्न प्रकार से विलय होती हैं। कोई भी गैस ए है, कोई भी गैस बी है। ये ए गैस अगर हम अल्कोहल में घोलेंगे तो इसकी घुलने की सीमाएं अलग होंगी, और बी जो है वो भी अगर अल्कोहल में घोलेंगे तो इसकी घुलने की सीमाएं अलग अलग होंगी। जैसे कि ऑक्सीजन गैस है तो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य गैस है जैसे CO2 HCl आदि जल में अधिक मात्रा में घुल जाती है। अब बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाए, यूपी बोर्ड की दृष्टि से, तो विलेयता की परिभाषा इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, नहीं पेपर में पूछा जाता है। बात करते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जो विलेयता है, घुलने की क्षमता जो है, विलेयता जो है गैसों की, वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट है गैसों की प्रकृति। तो गैसों की प्रकृति की अगर बात करें तो विलायक में उपस्थित, विलायक में जो आयनित होने वाली गैसें हैं, जो आयनित हो सकती हैं वो द्रव विलायक में अधिक विलय होती हैं, जबकि ऐसी गैसें जो विलायक में आयनित नहीं होती हैं वो विलायक में कम घुलनशील होती है। जैसे अमोनिया। तो अमोनिया गैस जब जल में घोली जाएगी तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। नीचे लिखा, गलत लिखा नीचे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, और जो आगे चल के ऑक्सीकृत हो जाता है। एक तो अमोनियम आयन में, यहाँ पे भी गलत लिखा, अमोनियम आयन में, और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन में आयनित हो जाती है। तो अमोनिया गैस जल में अधिक घुलनशील होगी। बात करते हैं अगला पॉइंट विलायक। ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, ये पेपर में आने के चांस है, 40% चांस है आने के। तो इसको पेपर की दृष्टि से पढ़ा जा सकता है, याद भी रखा जा सकता है। तो विलायक की प्रकृति की अगर बात करें तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलायकों में, ये भी देखो गलत लिख दिया इसने कि क्या लिखा है, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे HCl का। HCl एक ध्रुवीय गैस है, जब इसको
इसका अगर आयनन आप देखोगे ये Cl का ऐसे बनता है, H सिंगल बॉन्ड Cl। Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो Cl की तरफ चले जाते हैं, तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पे आंशिक धनावेश। तो ये आंशिक रूप से आयनित हो जाती है, तो एक ध्रुवीय गैस की श्रेणी आती है। ये जो है जल में अधिक घुलनशील होती है तथा अध्रुवीय विलायकों में कम घुलनशील होती है, चूंकि जल भी कहीं ना कहीं आयनित होने की प्रवृत्ति रखता है H+ और OH- के रूप से, तो ये जल में अधिक घुलनशील होती है। ताप का प्रभाव अभी मैंने बताया कि ताप में आप वृद्धि जैसे जैसे करते जाओगे, लेकिन गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जितनी ही ठंडी होती है उसको पीने में उतना ही मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि जितना कोई भी द्रव होगा वो जिसको जितना ही आप ठंडा कर दोगे उसके कण जो होंगे वो उतने ही धीमी गति से चलेंगे, उतनी ही धीमी गति से चलेंगे। और जितने कण धीमी गति से चलेंगे तो उसमें उपस्थित जो गैस है वो उतनी देर तक बनी रहेगी, उपस्थित जो गैस है वो उतनी देर तक बनी रहेगी, देर तक ठहरी रहेगी। और अगर ठहरी रहेगी और अगर द्रव तीव्र गति से गति कर रहा होगा, मतलब कि द्रव का ताप आप बढ़ा दोगे, द्रव का ताप आप बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं द्रव की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे जो गैस है वो द्रव में लंबे समय तक घुली नहीं रहेगी और ये जल्दी से निकल जाएगी। तो आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। परीक्षा की दृष्टि से नोट्स पर्याप्त है और इसमें आपको कुछ भी ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। वही परीक्षा की दृष्टि से पर्याप्त नोट्स। अगला है जैसे हेनरी का नियम। तो किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है P, कोई भी गैस है जब भी घोली जाएगी तो कहीं ना कहीं दाब उत्पन्न करेगी। तो जो आंशिक दाब P है वो उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज की अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इसको, इस नियम को इधर समझाया गया। इसका एक और रूप होता है कि गैस की जो घुली हुई मात्रा m होती है वो लगाए गए आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हेनरी का ही ये नियम है, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी, दोनों नियम सही है। कोई भी आप एक भी लिख देंगे तो आपको गलत नहीं किया जाएगा, दोनों में से कोई भी। चूंकि पूछा जाता है सीधे हेनरी का नियम, ये नहीं पूछेगा कि हमें हमें कौन सा देना है, हमें कौन सा लिखना है। तो आप इससे बेफिक्र रहें, आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हेनरी का नियम लिखा भी गया है, जहाँ एम क्या है, गैस में घुली हुई मात्रा है, पी क्या है, गैस का दाब है, के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसको हम लोग हेनरी नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी नियतांक भी कहते हैं, हेनरी नियतांक भी कहते हैं। बात करते हैं आगे हेनरी नियम की सीमाएं। तो हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं जहाँ पे हेनरी नियम काम करता है, अगर उससे आगे आप बढ़ेंगे तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। जैसे कि हम आगे नंबरिंग कर रहे हैं, तो पहला नियम है कि दाब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम है ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ताप को आप कम करोगे तो जो विलेयता है, जो गैसों की विलेयता है वो भी बढ़ जाएगी। गैसें उतनी ज़्यादा देर तक फंसी रहेंगी, क्योंकि विलेय का जैसे जैसे ताप आप घटाओगे द्रव के कण उतनी धीमी गति से घूमेंगे और उसमें फंसी गैस भी लंबे समय तक टिकी रहेगी, घुली रहेगी। जैसे गैस विलायक में बहुत कम विलेय होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। मतलब गैस जो है वो जब द्रव अवस्था में पहुंचे या गैस अवस्था में जब भी हो तो वो सेम रहनी चाहिए। जैसे कि HCl गैस, HCl गैस चाहे यहाँ द्रव अवस्था में बना हो चाहे इसको गैस अवस्था में, देखो ये हमेशा आपको सेम इसका जो है अणु सूत्र मिलेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से कहूँगा ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। इसको आप पेपर में देख सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अगला पॉइंट है हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला नियम हमने अब आपको बताया था कि शीतल पेय, जिसको हम लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, एवं सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है और इसका ताप भी कम कर दिया जाता है, ताप भी कम कर दिया जाता है, मतलब इसको ठंडा कर दिया जाता है, ताकि जिससे हमें इससे ज़्यादा मज़ा मिल सके, ज़्यादा देर तक हम इसका आनंद ले सकें, जो CO2 गैस द्वारा चरबराहट उत्पन्न होती है। दूसरा, जैसे कि समुद्र में जो गोताखोर हैं वो उच्च दाब पर सांस लेते हैं, क्योंकि समुद्र में जब नीचे जाते हैं तो जल का जो है, जल का दाब बढ़ता है, जल का दाब बढ़ता है, तो
फलस्वरूप उच्च दाब पर वायु में उपस्थित गैसें जैसे N2 गैस है, O2 गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है। परंतु जब गोताखोर ऊपरी सतह पर आते हैं तो कम दाब होने के कारण रुधिर में घुली गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें लिखा जो आप ना समझ सकें, जिससे कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाती है, जिन्हें गांठें कह देते हैं। गोल-गोल गांठें जो हैं बन के नसों से बाहर आ जाएँगी, नसें फट जाएँगी। तो इससे जो है गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। नीचे लिखा भी है, अतः नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक विलेयता और गांठों गलत लिखा है ये, तो इसको इधर हम लोग सही करेंगे। गांठ को रोकने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम, ये एक अक्रिय गैस है। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस किसी से भी क्रिया नहीं करती, तो हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिससे इन गैसों की विलेयता बहुत कम हो जाती है, तो ये आसानी से नहीं घुलती और जब हमारा गोताखोर बाहर आता है तो वो उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। अब बी पॉइंट है हमारा, पहले हम लोगों ने गैसों की विलेयता को चेक किया था, गैसों की विलेयता को चेक किया था। अब हम लोग ठोस पदार्थों की विद्रोह में विलेयता को पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली होती है, बस यहाँ पे विलेय पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है। अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली होती है उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कह रहा है ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोस पदार्थों की द्रव में विलेयता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो पहला है कि विलेय और विलायक की प्रकृति। तो ध्रुवीय विलेय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलनशील होते हैं। जैसे कि जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक विलायक में आराम से घुल सकते हैं। जैसे कि सभी लोगों ने एक प्रयोग इंटरनेट पर देखा होगा, थर्माकोल का एक प्रयोग देखा होगा, थर्माकोल का। थर्माकोल एक थर्माकोल एक जो है वो कार्बनिक पदार्थ है और उसको पेट्रोल में घोला जाता है, तो ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है। तो कार्बनिक कार्बनिक विलेय पदार्थ जो है, क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ है वो आसानी से कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। उसी तरीके से जो ध्रुवीय पदार्थ है वो ध्रुवीय विलायक में और जो अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय। अगर बात करें हम लोग ध्रुव शब्द की, तो ध्रुवीय या ध्रुव शब्द का सीधा सीधा मतलब आप निकाल सकते हो आराम से कि वे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो प्लस और ऋण में टूट सकते हो, धन और ऋण में टूट सकते हैं, वो ध्रुवता उत्पन्न करते हैं, ध्रुव पदार्थ कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्लस ऋण उत्पन्न कर सकते हैं तो उनको हम लोग ध्रुवीय पदार्थ कहेंगे। वो उसी प्रकार के विलयनों में भी घुलनशील होंगे। अगली बात जैसे करते हैं हम लोग ताप का प्रभाव, ये पॉइंट नंबर 2 है, ताप का प्रभाव। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस विलेय पदार्थों की जो विलेयता है वो बढ़ जाती है, अर्थात ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता जो है वो घटती है। ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी विलेयता घट जाती है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर आप नमक ले लो, ठीक है, नमक को एक ठंडे पानी में एक बार घोलो, ठंडे पानी में घोलो आप एक बार, और एक बार नमक को गर्म पानी में घोलो, गर्म पानी में घोलो तो ये जल्दी घुलनशील हो जाता है, जल्दी घुल जाता है और ये देर से घुलता है। तो जो ताप का प्रभाव है वो ठोस पदार्थों पे अधिक तीव्रता से काम करता है। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे ठोस पदार्थ अधिक रूप से घुलेगा। दाब का प्रभाव, तो दाब जो है, जो गैसें होती हैं, गैसें जो होती हैं, जैसे गैस के कण हैं दूर दूर, गैस के कण दूर दूर है, तो इन पे जैसे जैसा आप दाब बढ़ाओगे नीचे की तरफ तो गैसें कंप्रेस हो जाती है, नजदीक नजदीक आ जाती हैं। तो दाब का प्रभाव केवल गैसों पर लगाया जा सकता है, ना कि द्रव पर और ना ही ठोस पर। किसी प्रकार से गैसों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि ये असंपीड्य होती हैं। क्या होती हैं? असंपीड्य होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होती हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता।
बात करते हैं विलेन की सांद्रता। ये अतिलघु उत्तरी 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो विलेन की सांद्रता, तो विलेन के प्रत्येक इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख इकाइयाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहली इकाई है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता इसे हम लोग परसेंट W/W, कुछ किताबें केवल W/W ही दिखाती हैं। स्मॉल w बनाओ या कैपिटल W बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलेन में घुली होती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे बाहर प्रतिशतता भी कहते हैं और इसे W/W संख्या से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है चीजें मिलकर, बिल्कुल सी। तो इनमें बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। द्रव्यमान प्रतिशतता कहने कहेंगे तो सूत्र पे बनता है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर बनता है विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी हमें ग्राम में चाहिए, गुणा 100। परसेंट की वजह से गुणांक 100 का कराया गया। अब नीचे विलेन की मात्रा, वो भी ग्राम में। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया कि 20% शर्करा विलेन, 20% W/W शर्करा विलेन। तो ये जो पहला W है ये विलेय को दिखाता है और जो दूसरा W है ये विलेन को बताता है। तो यहाँ पे विलेन भी W मतलब ग्राम में है और विलेय भी W मतलब ग्राम में है। सीधा सीधा इसका मतलब है कि इसका तात्पर्य यह है कि 100 ग्राम पूरा विलेन था, परसेंट 100 का होता है, तो पूरा विलेन 100 ग्राम माना गया है। विलेन में 20 ग्राम शर्करा उपस्थित है। हम आगे कह सकते हैं शेष 80 ग्राम विलायक है। शेष 80 ग्राम क्या है? विलायक है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि इधर हम लोग समझ सकते हैं, इसको एक तरीके से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति है जिसके 100 में से 40 नंबर आते हैं पासिंग के लिए। तो 100 नंबर का पेपर उसने दिया तो उसके 40 नंबर आते हैं। तो उसके कितने नंबर नहीं है? तो उसके नंबर नहीं है 60। तो जब किसी परसेंट की डायरेक्ट मात्रा दी है तो वो सीधे उसी की मात्रा बन जाती है। जैसे शर्करा की डायरेक्ट मात्रा 20 बन गई, कहाँ गई? 20 बन गई, ये है 20 ग्राम शर्करा उपस्थित है। और जो शेष बचता है कुल पदार्थ से, वो दूसरे पदार्थ की मात्रा होती है। बात करते हैं इस तरीके से आयतन प्रतिशतता की। आयतन प्रतिशतता की बात करते हैं। तो विलेय पदार्थ की ml में, अब आयतन की बात हो रही तो यहाँ पे ml लिया जाएगा, ऊपर वाले में ग्राम लिया गया था। तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलेन में घुली होती है, 100 इसमें भी लिया गया, चूंकि यहाँ पे भी प्रतिशत लगा और प्रतिशत 100 का होता है। 100 ml विलेन में घुली होती है और उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे परसेंट V/V, या हमने ऊपर बताया था आपको कि इसे भी V/V केवल लिख देते कुछ किताब में, दोनों ही सही है पेपर की दृष्टि से। इससे छोटा मोटा सवाल आ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आयतन प्रतिशतता का फार्मूला लिखा है कि विलेय पदार्थ का आयतन, वो भी ml में, गुणा 100 बटे विलेन का आयतन ml में। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि 3% V/V H2SO4 विलेन। तो परसेंट है तो पूरा विलेन 100 मानेंगे। तो 100 ml विलेन में सीधे सीधे 3% है तो 3 ml H2SO4 घुला है। शेष 97 ml विलायक घुला है। क्योंकि ये विलेय है और ये विलायक है, इनको मिला के ही इनको मिला करके ही हम लोग विलेन बना सकते हैं। बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो 100, अब ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये जो पहले लिखा है ये विलेय है, तो हमें विलेय की जो भी मात्रा माननी है वो द्रव्यमान मतलब कि ग्राम में माननी है, और आयतन मतलब कि ये विलयन को बता रहा है, और विलयन की जो भी मात्रा माननी है वो हमें ml में माननी है। थोड़ा राइटिंग देख लेना, स्क्रीन पे मुझे लिखने की आदत नहीं। तो देखते हैं, परसेंट के हिसाब से विलियन 100 माना जाएगा, तो विलियन 100 माना जाएगा। इधर हमने देखो लिखा भी है ml में, तो हम अब की बार ml मानेंगे। तो 100 ml विलियन में घुली हुई विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, देखो हमने शुरुआत में समझाया आपको, जो पहले लिखा है वो विलेय की मात्रा है, वो ग्राम में लेनी है, द्रव्यमान लिखा गया इसलिए। तो ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। पहले द्रव्यमान था तो W लेंगे, और फिर आयतन है तो V लेंगे। तो इसे परसेंट W/V संख्या से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला भी एज इट इज होता है जैसा पहले था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता विलेय पदार्थ की मात्रा, ये ग्राम में चलेगी, गुणा 100 बटे विलयन का आयतन ml। इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। पीपीएम में सांद्रता की अगर बात करें, पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। प्रत्येक मिलियन भागों में कितने भाग विलेय के घुले हैं, वो कहलाती है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पीपीएम में सांद्रता। कई विराट किसी विलेन के 1 मिलियन 10 लाख, जिसको कहते हैं ग्राम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भाग में 10 की पावर 6 भाग में या 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलेन की क्या कहलाती है?
पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। सिंपल परिभाषा है, यहाँ पे आराम से याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर आपको मिलेगा विलेय की मात्रा, वो ग्राम में चाहिए। यहाँ पे आप विलेय के भागों की भी संख्या लिख सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। गुणा 100 बटे विलेय की मात्रा, वो भी ग्राम में हमें देखनी है। इसको भी आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं 10 पीपीएम NaCl विलेय। हालाँकि इसका उपयोग जो है वो वायु प्रदूषण जैसे बड़े आयतन वाले क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है 1 मिलियन या 10 लाख ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। अब 10 लाख ग्राम और 10 ग्राम NaCl दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कोई बनता नहीं उदाहरण, लेकिन समझने के लिए समझा जा सकता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस पे एक एक जो है आपको न्यूमेरिकल भी लगा हुआ मिलेगा पेपर में, तो वो आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। मोलरता तो किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर हर जगह नियत रहेगा। जहाँ-जहाँ पे भी आयतन शब्द का यूज़ हो रहा है, वो हमेशा ताप पे निर्भर करेगा। वो हमेशा वो एंटिटी जो है, वो जो हेडिंग है, वो ताप पे निर्भर करेगी। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M संकेत से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बच्चे ने यही लिख दिया है, आप चाहें तो यहीं लिख सकते हैं या आप चाहें बाद में लिख सकते हैं। नीचे फार्मूला दिया गया है विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता बराबर फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोल का जो मात्रक होता है वो मोल ही होता है, और बटे आयतन जो है वो आपको लीटर में लेना है। तो यहाँ से मात्रक निकल के आएगा मोल प्रति लीटर, जो ऊपर लिखा गया है। हालांकि ऊपर थोड़ा सा गलती की वजह से, तो आप इसको सही करके नोट कर सकते हैं। मात्रक मोल प्रति लीटर यहाँ पे भी लिख दिया है बच्चे द्वारा। अब मोलों की संख्या आप कैसे निकालोगे? तो डायरेक्ट आप याद रखो, मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार। जिसके मोल कहे उसकी मात्रा उसका अणुभार। अगर विलेय कहा तो विलेय की मात्रा विलेय का अणुभार, अगर विलायक कहेगा तो विलायक की मात्रा विलायक का अणुभार। इस तरीके से आप शॉर्ट में याद रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं कि यदि विलयन की मोलरता और आयतन M1V1 से M2V2 में परिवर्तित होता है, तो M1V1 बराबर M2V2। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक विलयन है जिसका पहले मोलरता M1 था और आयतन V1 था। ये किन्हीं कंडीशनों की वजह से बदल के मोलरता M2 हो गया और आयतन V2 हो गया। ना ही मोलरता कहीं गई है, ना ही आयतन कहीं गया है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपस में बराबर होगा। तो M1V1 बराबर M2V2 मिल जाएगा। दूसरा कह रहा है विलेन जिनकी मोलरता 2 विलेन है। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। 2 विलेन जिनकी मोलरता और आयतन क्रमशः, पहले विलेन की मोलरता M1 आयतन V1, दूसरे विलेन की मोलरता M2 और आयतन V2 है। इनको मिश्रित किया गया है और जो तीसरा विलेन प्राप्त होना है हमें, उसकी मोलरता हमने M मान ली है। तो ऐसे समझ सकते हैं, एक ये है विलेन और एक ये विलेन है। इनको मिला के एक हमें तीसरा विलेन बनाना है। इसकी जो मोलरता थी वो M1 और आयतन V1, इसकी मोलरता M2 और आयतन V2 है। जब इनको मिलाओगे, मान लो ये 100 ml है और ये 200 ml है। जब इनको मिलाओगे तो जो भी V3 बनेगा ना, वो 300 ml बनेगा। कितना बनेगा? 300 ml बनेगा। तो सीधे-सीधे हम कह सकते हैं जो V3 है वो बराबर है V1 प्लस V2 के। लेकिन जो M है ना, वो जो M3 मिलेगा वो इसके बराबर नहीं होगा। वही हमें निकालना कि M3 होगा कितना। तो इसके लिए सीधा-सीधा फार्मूला हम लगाएँगे, M1V1 प्लस M2V2 बराबर M3 या M लिख सकते हैं आप, V1 प्लस V2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएँगे तो यहाँ से हम M का मान निकाल सकते हैं। ये पेपर में अभी तक तो बहुत काफ़ी पहले आता था, अभी तो नहीं आता, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बात करते हैं नॉर्मलता की। तो नॉर्मलता किसी निश्चित ताप पर, देखो नॉर्मलता में भी विलयन का आयतन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर को नियत लिया जाता है। तो नॉर्मलता की बात करते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। मात्रक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है यहाँ से। तो इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे कैपिटल N संकेत से हम लोग दर्शित करेंगे। फार्मूला निकालेंगे इसका, तो फार्मूला बनता है विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। डायरेक्ट आप याद करेंगे एक बार में। अब अगर विलेय के ग्राम तुल्यांक, हालांकि नाइन्थ का चैप्टर है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कैसे निकालोगे ग्राम तुल्यांक?
तो विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर हम निकालेंगे विलेय की मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक की भार। ये पहला फार्मूला था, ये दूसरा फार्मूला है। अब यहाँ पे भी आप फंसोगे इस जगह कि तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे, तो हमने फिर से लिखा है विलेय का तुल्यांक की भार बराबर अणु भार बटे अम्लीयता या भास्मिकता। तो अगर आप अम्लीयता और भास्मिकता जानते हैं तो आप यहाँ से अब इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको यहाँ से बढ़ना पड़ेगा। पहले 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 आपको ए नंबर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर बी नंबर लगाना पड़ेगा, तब सी नंबर लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल को कर पाएंगे। हम बात करते हैं हम लोग कि अम्लीयता और भास्मिकता किसे कहेंगे, तो समझते हैं अम्लीयता और भास्मिकता को। इधर हमने लिख दिया अम्लीयता और इधर हमने लिख दिया भास्मिकता। तो जो अम्लीयता है वो क्षार प्रदर्शित करते हैं और जो भास्मिकता है वो अम्ल प्रदर्शित करते हैं। तो क्षार जो है वो जितने जितने OH आयन प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करते हैं, वो उसकी अम्लीयता कहलाती है। और अम्ल जितने जितने H प्लस आयन प्रदान करते हैं वो जो है वो भास्मिकता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको शॉर्ट में ही समझा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें एक क्षार ले लें NaOH, एक क्षार ले लें जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा मान लो एक क्षार हमने ले लिया AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पे जो OH है वो हमें एक प्राप्त होगा तो इसकी अम्लीयता हम एक लिखेंगे। यहाँ OH हमें दो प्राप्त होंगे, इसकी अम्लीयता हम दो लिखेंगे। यहाँ से हमें OH की संख्या तीन प्राप्त होगी तो इसकी अम्लीयता हम तीन लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम एक अम्ल ले लें HCl, जैसे दूसरा अम्ल ले लें H2SO4, तो HCl में हमें परिणामी या प्रतिस्थापन H प्लस, सीधे शब्दों में कहेंगे एक ही H प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसकी जो भास्मिकता होगी, क्षारीयता जो होगी वो एक होगी। इसमें हमें दो H प्राप्त होंगे तो इसकी भी जो भास्मिकता होगी दो होगी। इसी में एक और अम्ल है तो उसमें काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जैसे कि CH3COOH। तो बच्चों के समय में आता कि यहाँ पे टोटल 4 H है और हम आराम से बना सकते हैं 4 H को, कि 4 H दिया गया, आराम से इसकी जो है भास्मिकता 4 हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 4 नहीं होगी। क्या होगी देखो, हम देखते हैं। तो बात करेंगे इसकी, तो इसका जब मैंने हम लोग कराते हैं तो H प्लस ग्रुप में अलग होता है और ये एसीटेट आयन अलग हो जाते हैं, इसको कहते हैं एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन जो है वो अलग हो जाता है और हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है। तो इससे H प्लस हमें एक ही मिल रहा है तो इसकी भी जो भास्मिकता निकलेगी वो एक निकलेगी। यह है अम्लीयता और भास्मिकता। आप इसको भी नोट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी नहीं है। हम बात करते हैं नार्मलता और मोलरता में संबंध। मैंने डायरेक्ट संबंध दिखाया है। तो अम्ल की नार्मलता बराबर आपको डायरेक्ट लगाना है मोलरता इंटू क्षारकता। क्षारकता कहते हैं भास्मिकता को, क्षारकता या यहीं पे ले सकते हैं हम लोग भास्मिकता। पेन हम बदलते हैं, तो कोई मिनट। भास्मिकता और क्षार की जो नार्मलता ये अम्ल की थी, जो क्षार की नार्मलता रखेंगे, जो क्षार की नार्मलता रखेंगे वो आपको मिलने वाली है, जो क्षार की नार्मलता रखेंगे वो आपको मिलने वाली मोलरता और अम्लीयता। चूंकि क्षार जो है वो अम्लीयता को दर्शाते हैं और अम्ल जो है वो क्षारकता या भास्मिकता को दर्शाते हैं। सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं अगला टॉपिक मोललता की। तो किसी विलायक के, ये गलत लिखा बच्चे ने, 1 किलोग्राम होता है यहाँ पे, तो ये गलत लिखा है बच्चे मेरा, ये गलत है। यहाँ पे 1000 ग्राम कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं 1 किलोग्राम। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉलियन संख्या से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका मोल प्रति किलोग्राम ही होता है। तो फार्मूला इसका भी उसी तरीके से मोलरता की तरह बन जाता है। मोललता, विलयन की मोललता बराबर, आप पूरा लिख सकते हैं विलयन की मोललता बराबर, वरना इतना पर्याप्त है। तो विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या तो मोल में ही लिखी जाएगी और भार जो है वो
किलोग्राम में, तो मात्रक बनेगा यहाँ से मोल प्रति किलोग्राम। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है अपना मोल प्रभाज या मोल अंश। ये काफी पेपर में पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है पेपर में। 1 से 2 नंबर कम से कम आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो मूल प्रभाज्य या मूलांश किसी भी लेन में उपस्थित। अब कोई भी मूल प्रभाज्य आप निकालोगे तो 2 घटक होते हैं। जैसे मान लिया हमने ए और बी घटक 2 हैं, तो जिसका मोल प्रभाज्य निकालना हो उसके मोल आप ऊपर रखो और बटे टोटल मोल जो है आप वो नीचे रखो, तो मोल प्रभाज्य आपका बन जाएगा। देखो परिभाषा भी कहती है, किसी भी लेन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो जिस घटक का भी मोल प्रभाज्य आपको निकालना हो उस घटक के मोल को आप ऊपर रखो और टोटल मोल देखो लिखा है कुल मोलों की संख्या, टोटल मोल आप नीचे रखो, तो आपको मोल प्रभाज्य प्राप्त हो जाएगा। इसे एक टेढ़ा एक्स बना है, इसे हम लोग काई कहते हैं, काई संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अगर कुल मोल कैसे निकालेंगे, तो विलयन में घटक ही 2 हैं, द्विअंगी विलयन हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो एक विलेय है और एक विलायक है। तो विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल बन जाएंगे कुल मोल टोटल मोल। और यहाँ से अगर हमें विलेय का मोल प्रभाव चाहिए तो हम निकालेंगे विलेय का, देखो हमने बताया था जिसका मोल प्रभाव चाहिए उसके मोल ऊपर कर दो और कुल मोल कहाँ कर दो, नीचे कर दो, तो ये तुम्हारा मोल प्रभाव का फट से फार्मूला बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो विलेयन होता है, जो विलेयन होता है उसका जो मोल प्रभाव होता है, मोल प्रभाव जो होता है हमेशा एक होता है, क्यों होता है, तो बनाते हैं क्यों होता है, एक होता है। देखो भाई, तो हमने मान लिया कोई एक विलेन है जिसमें स्मॉल एन जो है वो विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो कुल मोल अगर निकालेंगे तो एन टोटल हमें मिल जाएगा, एन प्लस एन बराबर स्मॉल एन टोटल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो स्मॉल एन है विलेय के मोल और कैपिटल एन है विलायक के मोल। तो बच्चे ने यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करी है, तो विलेय का मोल प्रभाज लिखा ही नहीं है और ये विलायक का मोल प्रभाज डायरेक्ट लिख दिया। तो हम लोग इसको सुधारते हैं, एक सेकंड। तो ये है नीचे विलायक का मोल प्रभाज, जो कि ये है विलेय का मोल प्रभाज। जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे काई विलेय, ये हम लोग सही करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज निकाले, अब की बार विलेय के मोल ऊपर रखेंगे जो कि स्मॉल थे और टोटल मोल नीचे रखेंगे, तो जो लिख सकते हैं हम लोग एन टोटल, इसको बराबर करके ऐसे लिखा जा सकता है स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। बात करते हैं विलायक का मोल प्रभाज, तो ये विलायक का मोल प्रभाज हम लोगों ने निकाल लिया है। विलायक का मोल प्रभाज चाहिए तो विलायक के मोल को हम लोग ऊपर कर देंगे और टोटल मोल नीचे कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये समीकरण 1 नहीं है, ठीक है, ये एक सेकंड रुकना, ये समीकरण 1 नहीं है, ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये 2 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो LHS से LHS जुड़ेगा, मतलब कि LHS से LHS जुड़ेगा, तो मतलब कि एक तरफ हमने LHS में लिखा काई विलेय प्लस काई विलायक, RHS को RHS से जोड़ेंगे तो ये पद इससे जुड़ जाएगा, तो स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि ये बन जाएगा विलेन का मोल प्रभाज, तो विलेन का मोल प्रभाज हर समान है, दोनों के हर समान है, तो अंश जुड़ जाएंगे, तो एन प्लस एन बटे एन प्लस एन ये कट जाएगा और आपको एक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो विलेन का मोल प्रभाज होता है, जो विलेन का मोल प्रभाज होता है, जिसको हम लोग बंद करते लेते हैं आराम से डब्बे में, जो विलेन का मोल प्रभाज होता है वो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने आगे लिखा भी देखो, इस तरीके से आप लास्ट में थोड़ा हाईलाइटेड कर सकते हैं कि अतः सिद्ध है कि विलेन का जो मोल प्रभाज है वो एक अंक होता है, सिंगल होता है, एक अंक होता है। तो अभी आगे बात करते हैं अथवा में, तो अथवा में भी इसको लिखा जा सकता है कि अतः सिद्ध होता है कि विलेन के सभी घटकों में, विलेन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का जो योग है वो एक होता है।
अब अगली चर्चा हम लोग कल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो या तो न्यूमेरिकल पे ही चर्चा करेंगे या फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, न्यूमेरिकल लास्ट में ही समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जैसा आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, जो भी सुधार करना होगा आगे सुधार भी किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएँगे और जो भी इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक के अंतर्गत वो बताया जाएगा आपको।